नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रेंडिंग नव भारत पे। ट्रेंडिंग नव भारत में आपका स्वागत है। और आज हम ऐसे मुद्दे पर डिबेट करने के लिए बैठे हैं जो काफ़ी ज्वलंत प्रतीत हो रहा है। तमिलनाडु में अपने बिहार के मजदूरों के साथ जो जीविकोपार्जन के लिए तमिलनाडु में गए हैं, उन मजदूर के साथ जो है वहाँ लोगों के द्वारा काफ़ी बर्बरता किया जा रहा है। और कई सारे मुद्दे हैं, महंगाई का हो, भ्रष्टाचार का हो। और आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है संजय सिंह यादव जी, बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी पॉपुलर नेता हैं संजय सिंह यादव जी। और उनके जस्ट बगल में जो है हमारे भाई गजेंद्र कुमार हिमांशु जी, जाप पार्टी से, और समाज सेवी अरुण राय जी भी उपस्थित हैं। और आज का हमारा डिबेट जो है महंगाई, भ्रष्टाचार और मजदूरों के साथ बर्बरता जो किया जा रहा है तमिलनाडु में। और एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि वैशाली ज़िले में उस पिता के साथ पुलिस के द्वारा बर्बरता किया जा रहा है, जिस पिता का पुत्र गलवान घाटी में अपने प्राणों का आहुति इस देश की रक्षा के लिए, आपके स्वाभिमान की रक्षा के लिए जिस पुत्र ने अपने प्राणों का आहुति दिया है, उस पुत्र के पिता को आज वैशाली ज़िले में पुलिस के द्वारा जो है काफ़ी उनके साथ बर्बरता जो किया जा रहा है, उनके साथ बदतमीजी किया जा रहा है। और मोतिहारी में भी आपने 4-5 दिन पहले सुना होगा कि मोतिहारी में भी एक जवान के साथ बर्बरता किया गया है और उसे कई दिनों से हिरासत में रखा गया है। तो डिबेट में सबसे पहले हम चलते हैं संजय सिंह यादव के पास और इनसे जानना चाहेंगे कि संजय जी, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं और तमिलनाडु में यहाँ के मजदूरों के साथ जो बर्बरता किया जा रहा है उसको कैसे देखते हैं और इसका निराकरण क्या होगा? संजय जी। पहले तो ट्रेडिंग नव भारत जी माननीय जी वालों लोग को हमारे तरफ से धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ा बात तो वहाँ की जो नेता करे या जो लोग भी करे वो गलत है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम बिहार सरकार से कहना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू हैं या तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हैं, अगर यहाँ पे कि हमारे कामगारों को, बिहार वासियों को अगर प्रचुर मात्रा में काम अगर मिले, इंडस्ट्री खुले, प्राइवेट सेक्टर से लेकर के और सरकारी प्रचुर मात्रा में अगर काम मिले तो अदर स्टेट में जाने की जरूरत ही नहीं रह गई। बात कि वहाँ के लोगों ने हमारे बिहार वासियों को, जितने भी कामगार गए हुए हैं, उनके साथ बर्बरता गलत कर रहा है, तो बिहार सरकार को जल्द ही वो लोग को यहाँ बुला लेना चाहिए। और रह गई हमारी पार्टी की बात, बीजेपी की बात जब आप कह रहे हैं, तो अभी देखिए विदेश में जो युद्ध लगी हुई है यूक्रेन और रशिया में, वहाँ जो हमारे भारतीय जो फंसे थे, उनका हमारा देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे पार्टी का जो सुप्रीमो है, उन्होंने तुरंत उनको ला दिया। उसी तरह से यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए कि जो कामगार के साथ में वहाँ गलत व्यवहार किया जा रहा है उनको यहाँ लाए। चलते हैं गजेंद्र हिमांशु के पास। गजेंद्र जी, हम जानना चाहेंगे कि तमिलनाडु से एक नेता का स्टेटमेंट आता है कि बिहार से जो मजदूर आते हैं यहाँ लात खाने आते हैं। क्या ये बात क्या प्रतीत होता है और क्या दिखाना चाहते हैं और किस नज़रिए से बिहार को देखा जा रहा है, सर आप बताएं। देखिए, 75 सालों में जी बिहार का जो दुर्दशा किया नेताओं ने जी, आज तक हम बाढ़ नहीं रोक पाए, कृषि जो एग्रीकल्चर है हम उसमें विकास नहीं कर पाए, जिसके भुगत रहा है किसान मजदूर का बेटा और बाहर में कमाने जा रहा है। और कहीं कभी मुंबई से लात खाता है, तो कभी हरियाणा से, तो कभी गुजरात से, आज तमिलनाडु में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं नेताओं इससे कुछ सीख नहीं लिया। जब तक इन नेताओं का बाल बच्चा पर हमला नहीं होगा तब तक ये लोग सीखेंगे नहीं, क्योंकि आम मजदूरों का, गरीबों का ये लोग दर्द नहीं समझ रहे हैं। ये नेता एक दूसरे पर, सरकार पर सिर्फ थोपते हैं। जब जिम्मेवारी आता है ये लोग बाइकआउट करके निकल जाते हैं। या मोदी जी हो या नीतीश हो या लालू हो, जो भी सत्ता में बैठे हैं, सभी का जिम्मेवारी है। 75 सालों में आपने क्या किया? एक दूसरे के प्रति सिर्फ आरोप लगाते हुए चलते गए। जनता ने कभी घेर कर जवाब इन लोग से नहीं लिया। ये लोग अपने आप को मालिक समझ गए हैं, जबकि लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुना हुआ सरकार में जनता मालिक होता है। ये लोगों ने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। ये लोग का आय से अधिक संपत्ति का जांच किया जाए तो कहीं ना कहीं 10 गुना बढ़ता है नेताओं का। तो इस पर जांच होना चाहिए। ये लोग पर एक नियम लगा देना चाहिए कि जिनको भी अगर एक 5 वर्षीय नेता बनते हैं और 2 से 3 गुना बढ़ता है, जवाब देना चाहिए उनको।
सत्ता से उतार देना चाहिए, सत्ता ताकि से उतार देना चाहिए। क्योंकि वो दर्द नहीं समझेगा मजदूर को। अगर मजदूर किसान का बेटा जाएगा, इसमें भी आरक्षण होता है शायद 25% कि विधानसभा में मजदूर किसान का बेटा जाएगा, जिनका झोपड़ी झुग्गी झोपड़ी का रहेगा, तब जाकर वहाँ विधानसभा में आवाज उठता, एक दूसरे के लिए आवाज उठाने पर मजबूर होता विधानसभा में। लेकिन सभी लोग कहीं ना कहीं फॉर्च्यूनर, मैगडीन और बड़े बड़े लोग का बेटा है, अरबपति करोड़पति है, जो का दर्द को पता नहीं चलता है क्या गरीबों का दर्द है। जब तक इन लोगों का दर्द नहीं होगा तब तक महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि ये घटना नया नहीं है। गुजरात में पिटा, महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में भी नेताओं ने गाली दिया था बिहार के प्रति, ये लोगों ने क्या कर पाए? बिहार ने 38 सांसद दिए हैं भाजपा और ये लोग का गठबंधन का, क्या कर पाए? सांसद भी दिए, देश का पूरे मालिक है प्रधानमंत्री जी, इस पर क्या निर्णय लिए हैं अभी तक? सही बात है, सही बात है। आपने कहा कि नेताओं के बेटों के साथ अगर इस तरह का बर्बरता होता तो क्या वो चुप बैठते, लेकिन यहाँ बात है कि मजदूर है, गरीब है, लाचार है, उसका सुनता कौन है। और बहुत ही सुंदर समाज सेवी अरुण जी है। अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार सरकार ने आपको होली का जो ऑफर दिया है घरेलू गैस सिलेंडर पे 50 रुपया का, कैसा लग रहा है आपको? वो तो अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? होली के अवसर पर उनको गिफ्ट देना चाहिए, जो कि महंगाई ही बढ़ाते जा रहे हैं। आटा देखिए कि कैसे से कैसे हो गया जी। यहाँ का गेहूँ दूसरे राज्य में जा रहा है, दूसरे देश में भी जा रहा है। गरीबी को मतलब कि आदमी नहीं समझ पा रहा है सरकार, तो सरकार कहीं कमी हो रहा है। क्या आप मांग करते हैं, सरकार को क्या चाहिए था अभी करने के लिए? सरकार से तो यही मांग था कि गरीब को ही राहत दिया जाए, लेकिन गरीब को ही भगाया जा रहा है। सरकार तो आपको 5 किलो अनाज दे रही है फ्री में, 5 किलो दे रही है, 1100 रुपया गैस को बढ़ा दिया, 1150। देखिए, इनका कहना है कि 5 किलो अनाज जो सरकार हे प्रभु आप दे रहे हैं, उस 5 किलो अनाज को पकाने में 1150 रुपया का गैस लग रहा है। तो इस पे कहीं ना कहीं ध्यान देने का जरूरत है। और संजय सिंह यादव, आपसे एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि कई जगह देश के सेनाओं के साथ मोतिहारी में बर्बरता किया गया, उस पिता के साथ किया गया, इस पे आपका ध्यान नहीं है। तीसरा एक मुद्दा देश के साथ ये भी है कि अभी गौतम अडानी जो दुनिया में तीसरे पायदान पे थे, आज 40वें नंबर पे आ गए हैं लुढ़क के। तो उसमें LIC का पैसा और देश का पैसा, उसमें गरीब का भी पैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गौतम अडानी आने वाले कल में भाग जाए? इसको कैसे देखेंगे आप, इस पे क्या कहेंगे, कैसे लोगों का पैसा सुरक्षित होगा? देखिए, गौतम अडानी के बाद जहाँ तक जी, ये सेंट्रल कमेटी की बात है जी, और भाग कैसे जाएंगे? देश की पैसा है, LIC की पैसा है, भाग कैसे जाएंगे? उसी तरह से भागेंगे जैसे विजय माल्या भाग गए, नीरव मोदी भाग गए, कई लोग भाग गए। आप इनको कैसे कहेंगे कि नहीं भागेंगे? सर आगे एक्सप्लेन कीजिए आप इसको। फंसे हुए लोगों को जी, देश के जो विदेश में फंस जाते हैं स्टूडेंट, जी, छात्र, आपने लाया, इसके लिए धन्यवाद। वैसे ही इनको भी पकड़ के लाया ये आपका जाएगा। जिम्मेवारी था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ना भागने देंगे उनको। माल्या साहब को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? नीरव मोदी को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? सब आएंगे, सब आएंगे। सब आएंगे। कब तक आएंगे सर? समय लगेगा आने में। आपको 8 तो साल आप टाइम मुखिया दिया हैं। गया है, 8 साल में भी आप नहीं पकड़ पा रहे हैं। कितना टाइम दे? अरे भाई, 60 साल समय दिया गया तो आप एको को नहीं ला पाए, हम तो ला रहे हैं। हमारा तो देश के सेना विदेश में भी फंसा था, उसको भी बाइज्जत बड़ी किया वो विदेश वाले जी। रह गई जब सेना की बात आती है और हमारे जो स्टेट में सेना के साथ बिहेव गंदा किया जाता है हमारा पुलिस प्रशासन के साथ में जी, वो बिहार सरकार की देन है। बिहार सरकार को उस पर शिकंजा कसना चाहिए, वो सब पदाधिकारी को बर्खास्त करना चाहिए। जो देश का सेना हमारा बॉर्डर पर जी राइफल लेकर के देश के बॉर्डर की रक्षा कर रही है जी, तब हम घर में चैन के नींद सोते हैं जी नेता जी। उस सेना के साथ में अगर लोकल प्रशासन अगर गंदा बिहेव करता है तो बिहार सरकार को चाहिए उसको देखने के लिए जो भी प्रशासन हो उसको बर्खास्त कर देनी चाहिए। अच्छा, गजेंद्र कुमार हिमांशु, आप बताएंगे क्या लगता है कि अडानी साहब जो 3 से 40 पे आ गए, भाग जाएंगे या देश को कुछ अच्छा करके दिखाएंगे? सरकार को रवैया देख अभी कोई भरोसा नहीं है। जिस तरह से 8 साल भागा हो गया विजय माल्या, नीरव मोदी, कांग्रेस की सरकार में हम देखे थे कि किसानों का पैसा माफ किया जा रहा था जी। अधिक लोन हो गया या कर्ज में डूबता था तो माफ हो रहा था, वहीं आज उल्टा दिख रहा है, किसान को पैसा लेके भाग जा रहा था। 900 करोड़ विजय माल्या जी भाग गए, अभी तक 8 साल हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ।
एक किसान अगर 2 लाख 3 लाख LIC में जमा किया हुआ है बेटी की शादी करने के लिए, बताइए कि 8 साल बाद वो बेटी की शादी करेंगे जिसका उम्र 18 साल हो गया है। ये सरकार का जिम्मेवारी बनता है। आप कहीं ना कहीं आप टैक्स लेते हैं, उसका आपका जिम्मेवारी बनता है। सरकार के प्रति हम लोग विश्वास करके LIC जमा के, क्योंकि सरकार का उसमें कहीं ना कहीं भागीदारी होता है 50% लिमिटेड में। सरकार उसका गाइडलाइंस को देखता है, सरकार उससे टैक्स लेता है। तो ये सरकार का जिम्मेवारी होना चाहिए कि वीजा कैसे बना, विदेश मंत्री कैसा है, कैसा भागा, आप क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, कैसा आपका विदेश मंत्री है कि जो टाई अप नहीं है, कि मुद्दा को नहीं पकड़, जो 900 करोड़ भाग रहा है, कल को देश में हमारा देश बेचकर भाग जाएगा कोई तो हम नहीं पकड़ पाएंगे। क्या आप क्या प्रधानमंत्री हैं? सही बात है। वीजा पासपोर्ट, अगर वीजा पे आप सिग्नेचर करते हैं, मोहर लगाते हैं, तो जिम्मेवारी वही तय होना चाहिए। और समाज सेवी अरुण सिंह जी के पास आते हैं। अरुण जी, आप इस बार क्या लगता है कि ये जो रवैया है जो देश में चल रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, अडानी जी जो है दिन ब दिन उनका स्थिति खराब हो रहा है, LIC में पैसा जो डूब रहा है, LIC का नहीं है, ये पैसा गरीब मजदूर तबके के लोगों का है, जिन्होंने इस उम्मीद से पैसा को जमा किया होगा कि आने वाले समय में हमारा जो समस्या होगा आज न कल उसका होगा हल। लेकिन LIC में अभी एक पंक्ति आ रहा है, सभी लोग ध्यान देंगे। पहले आता था कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, लेकिन आज तो लोग मजाक में इसको फोकस करने लगे हैं कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। इसलिए कि LIC का पैसा यानी कि आपका पैसा डूबने की स्थिति में। क्या लगता है अरुण जी, देश में लोगों को क्या सोचना चाहिए, आम जनता क्या सोच रही है इस पे? आम जनता क्या सोचेगा? आम जनता तो मर रहा है, लाचार जमा कर रहा है कि हमारा आगे भविष्य बनेगा, बाल बच्चा के लिए बनेगा, और यहाँ लेकर के चला जा रहा है, भाग जा रहा है। तो आम जनता की क्या है? आम जनता तो मर रहा है, हर एक लाइन से मर रहा है। क्या सोच के वोट दिए थे आप लोग? सरकार का गठन चुनाव आप ही लोग करते हैं, जनता तय करती है, तो क्या लगता है? वोट तो हम लोग दिए कि अच्छा काम होगा जी, आगे भविष्य बनेगा, देश को आगे जो भी भविष्य बनेगा। लेकिन यहाँ तो सरकार वैसा कर नहीं रहा है, उल्टा ही कर रहा है। गरीब का ही हर एक तरह से गरीब का ही शोषण हो रहा है, मुआया जा रहा है। सही बात। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे गजेंद्र कुमार हिमांशु जी कि बिहार में कई बार देखा गया है जो प्राकृतिक आपदा आता है, चाहे बारिश का हो, बाढ़ का हो, तो उसमें पप्पू यादव एक ऐसा चेहरा है जिसको लोग काफ़ी नज़दीक से और लगातार देखते रहते हैं कि पप्पू यादव पानी में जाकर, मतलब काफ़ी ज़्यादा भी पानी हो तो उसमें भी जाकर लोगों के पास जो है उसके सुविधा के लिए कुछ चीज़ों को, अन्न को या कुछ वस्तु है पानी को पहुंचाने का काम करते हैं। क्या लगता है अगर पप्पू यादव को अगर एक बार समय बिहार दे दे तो बिहार का दृश्य कैसा होगा? हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं पप्पू यादव में एक खूबी है जी कि वादा नहीं करते हैं, धरातल पर दिखते हैं, गरीबों का साथ रहते हैं, हर एक कांड में जाकर जुटते हैं, उनको समस्या के जुटते हैं, कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। जी बिल्कुल। ऐसा नेताओं को अगर मौका मिलता है तो बिहार का दृश्य कुछ और होगा। और उन्होंने पिछला बार भी लिखित प्रक्रिया में कोर्ट से एफिडेविट करवा कर दिए थे तो अगर 5 साल में अगर बदला नहीं तो हम जीवन भर के लिए इस्तीफा ले लेंगे कि राजनीति में दोबारा नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा नेताओं में, हर नेताओं में होनी चाहिए कि लिखित आए, हम ये करेंगे, हम बाढ़ को समस्या को मिटा देंगे, ताकि हमारा जो फसल होता है 3 फसल में हो, जबकि किसान अगर 3 फसल में होता है तो कहीं ना कहीं 3 फसल में होगा तो हम रोजगार अच्छे तरीके से चला जाए। आज तो एक भी फसल नहीं होता है, अब बाढ़ का पानी से खेत भी ढह जाता है, माफिया लोग बालू भी काट लेते हैं, फसल भी नुकसान हो जाता है, उसका भी भरपाई सरकार नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं किसान इससे ज़्यादा मरवात है। 75% हमारी भूमि है जो कहीं ना कहीं किसान और खेती गृहस्थी से चलता है। तो बिहार सरकार को, जो भी सरकार में हो, इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि एग्रीकल्चर सही हो। जिस तरह से हरियाणा में हर खेत को रोड में छूता है, ट्रैक्टर चला जाता है, बरसात हो या किस तरह का आपका दो नहर बनाया गया, पानी का सुविधा है, बिजली फ्री है, इस तरह से बिहार में अगर होता है तो मैं समझ रहा हूँ हरियाणा से आगे होगा बिहार और देश का 3-4 नंबर पर होगा बिहार, ताकि मुंबई जो है आर्थिक राजधानी, बिहार भी कृषि का राजधानी होगा और बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला मखाना हो, गेहूँ हो, चावल हो, बजाओ जो भी है, नंबर 1 बिहार कृषि में होगा। ताकि इसको बाढ़ से सिर्फ मुक्ति करना है। आज तक नेता 75 सालों में बाढ़ से मुक्ति नहीं कर पाए, ताकि पानी का डाइवर्ट करके महाराष्ट्र में पानी नहीं जाता, नासिक को नहीं जाता, अब डाइवर्ट करके नहर से बना दीजिए। जिस तरह से आप नालंदा में लेकर चल गए जी, फाल्गु नदी में पानी सूखा हुआ था, फाल्गु नदी में लेकर चल गए। इसी तरह से कहीं ना कहीं दूसरा स्टेट में पानी के कारण वहाँ फसल नष्ट हो जाता है, फसल नहीं हो पाता है, तो हम पानी को क्या करते हैं कि समुद्र में वेस्ट कर देते हैं। मीठे पानी का कमी है, इसलिए
हम डाइवर्ट करके दूसरे राज्यों में पानी का पहुंचाना चाहिए, सही उपयोग करना चाहिए और कृषि को जितना बेहतर हो बाढ़ से पहले रोकना चाहिए, ताकि किसान जो 1 बीघा का खेती करता है 3 फसल होगा, 3 बीघा की खेती के बराबर होगा और 3 फसल बेचकर अपने बाल बच्चा को अच्छे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार दे सकता है। सही बात है। आपने कहा कि एग्रीकल्चर पर अगर सरकार फोकस करती है तो उसमें जो है कि बहुत ज़्यादा बदलाव का जो है अनुमान लगाया जा सकता है। संजय सिंह यादव, आप बताएंगे, प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसानों का आय दुगना होगा, आपने दुगना देखा है अभी किसानों का आय? किसानों का आय तो दुगना हो गया। कहाँ हो गया सर? पहले गेहूं का रेट क्या था, अभी गेहूं का रेट किसान क्या बेचा है? किसान का रेट क्या है सर, आप बताएंगे? आप MSP रेट बता दीजिए कैसे है सरकार का। सरकार इसी से आकलन किया जाता है। 1800 आज भी है, 1850 आज भी है, आप 3600 कर दीजिए। हम 1800 है, आटा आपका महंगा है। जब गवर्नमेंट की गोडाउन होगी, गवर्नमेंट के लोगों ने खरीदने जाएंगे, उस पर MSP देखा जाता है। किसान डायरेक्ट जब बेचते हैं तो 900 के गेहूँ बेचते थे जी, आज 1750 के बेचे। हाँ ठीक है, तो बढ़त हुआ कि घाटा? बढ़ा। बोलिए। 1800, 1700, 1600 में कल भी बेचते थे, आज भी 1800, 1600 में बेचते हैं। 1 बीघा में कितना होता है, 1 फसल होता है? आप बताइए कि अगर 1 बीघा में आपका 4 कुंटल होता है, 4 कुंटल में परिवार चला लेंगे? नहीं चला पाएंगे। चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। 1 बीघा से अधिक नहीं है, सरकार से मुआवजा भी नहीं मिलता, कीटनाशक दवा आपका 4 गुना वृद्धि है, आपका खाद पानी बिहार में नहीं मिल रहा है, सेंट्रल सरकार से रोक लगा दिया जाता है। क्या चीज़ है, बिहार में पानी नहीं है, बिजली नहीं हम लोग सप्लाई कर पाते हैं किसान को, डीजल से हम लोग डीजल से चलाते हैं। आपका 150 से 200 रुपया हमको घंटा पटाई में लगता है, जबकि 1 बीघा का पटाने में लगभग 3 से 4 हज़ार रुपया खर्चा होता है। हम 4 कुंटल बेचेंगे, अगर 1800 से 2000 के रेट से मान लीजिए, 2000 के रेट से 8000 का बेचें बीघा, तो हमको 1 फसल में 3 बार पानी पटाने पड़ता है, 6000 का पानी लगाता है, 2000 में आप घर पेट चला लीजिएगा। अच्छा एक चीज और है, दोगुना दुगना की बात हो रही है। हम पिछला बार देखिए, इनका कहना है जी कि गाँव गाँव बिजली नहीं गई है। नहीं गाँव में बिजली की बात नहीं, किसानों तक हर खेत में पहुंचाया गया, हर खेत में पोल गया है, हर खेत में बिजली है जी, हर खेत में पोल गया हुआ है, हर खेत में बिजली है, हर खेत से रोड से जुड़ा हुआ है। अच्छा एक चीज और, आप बीजेपी से आपको रोकना चाहेंगे। हमने कल जितेंद्र, आपने भी देखा है कि कल दानापुर में कई लोग जो है बिजली के खिलाफ, बिजली का जो पोस्टपेड प्रीपेड मीटर जो आपके द्वारा लगाया जा रहा है उसका चार्ज बढ़ गया है, और उसके बाद प्रति यूनिट दर जो आपका है 40% बढ़ गया है, मीटर रीडिंग आपका जो है 2.5 गुना बढ़ गया है। इसके लिए कल महिलाओं ने भी कहा है कि देश हित में ये बढ़िया नहीं हो रहा है, नेताओं को ध्यान देना चाहिए। क्या हम लोग जौहर खा ले, वो भी हमारे पास फुटेज है, आपको दिखाएंगे। क्या लगता है कि बिजली का दाम आप बढ़ा रहे हैं, गैस का बढ़ा रहे हैं, तो फिर लोग कैसे जिएंगे? मान लीजिए बिजली से भी खाना बनाया जा सकता है, तो एक तरफ अगर उधर भागते हैं गैस छोड़कर, तो बिजली महंगा, कैसे देश चलेगा सर? बिजली बढ़ाना स्टेट गवर्नमेंट का भी काम है जी, स्टेट गवर्नमेंट को भी कितना कम है। ठीक, अब प्रीपेड का है या पोस्टपेड का है, हाँ ठीक, जो यूनिट का रेट आता है तो जो मीटर लगेगा तो लगाना पड़ेगा, जितना बिजली आप खर्च कीजिएगा तो लगाना। एक तरफ किसान का फ्री किया जाएगा, तो आप घर में जो या दुकान में ज़्यादा बिजली खपत कीजिएगा जी, तो जो टैक्स सबको देना है। लेकिन जब बिजली की बात भारत सरकार की बात कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट का भी काम है देखना ना। लेकिन सेंट्रल को भी तो जाता है, अभी तो वहाँ से राहत पैकेज भेज सकते हैं या फिर सब्सिडी दे सकते हैं। सांसद चुन कर हम लोग दिए हैं बिहार से भाजपा को, इसी काम के लिए कि बिहार सरकार पर आप थोपेंगे, बिहार सरकार सेंट्रल पर थोपेगा। कहीं कहीं दोनों का जिम्मेवारी बनता है। आप पेट्रोल में 50% टैक्स लेते हैं तो बिहार सरकार भी 25 लेता है, तो कहीं ना कहीं आप भी कम कीजिए, बिहार सरकार को भी दबा दीजिए कि इस पर क्या किया जा रहा है। आप बिहार को दर्जा दे दीजिए ना। अब बिहार सरकार आदान, देखिए बोल रहे हैं आदान प्रदान का चीज है, तो रेट कम तो रेट सर कांग्रेस से 4 गुना आपको बढ़त हुआ है। जहाँ 35 से 40 रुपये 60 रुपये था, आज 120 रुपये हो गया, दोगुना बढ़ गया 8 सालों में। जबकि कच्चा तेल का रेट गिरा है, प्रति बैरल रेट गिरा है। कांग्रेस की सरकार के बाद अगर जोड़िएगा तो यहाँ सरकार आप में रेट गिरा है कच्चा तेल का, उसके बाद भी महंगा पड़ रहा है। देखिए आज जो भी न्यूज रूम में हो रहा है, कहीं ना कहीं महंगाई पर डिबेट नहीं हो रहा, शिक्षा पर डिबेट नहीं हो रहा, स्वास्थ्य पर नहीं हो रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म के राज पर डिबेट हो रहा है। इस चीज पर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मीडिएटर इस पर आवाज उठाने वाला है, कोई नेता भाजपा के नहीं है कि आकर रोजगार पर डिबेट कर दे। हमको गांधी मैदान में हम गए थे नरेंद्र मोदी जी की आवाज सुनने, बताया थे कि हमने बिहार में 2 करोड़ रोजगार देंगे, उल्टा रोजगार छीन रहे हैं। क्या हुआ? रोजगार छीन रहे हैं। संजय सिंह यादव आप बताएं, 2 करोड़ नौकरी देना था, आप कहाँ नौकरी को लेकर चले गए? मिल रहा है, कहाँ मिल रहा? हर
विभाग में बहाली हो रहा है, कहाँ बहाली हो रहा है सर? रेलवे में भी बहाली हो रहा है, रेलवे में शिक्षा बहाली विभाग के में हजार बहाली हो रहा है, कर दिया। स्वास्थ्य में भी बहाली हो रहा है। रेलवे अब प्राइवेट कर दिए। रेलवे में बदलाव किए थे, हम लोग ने गए थे, रेल छात्रों को घतेर घतेर के पीटा गया आपकी राज्य में, उस समय आपकी शासन था, आप सत्ता में थे। क्या हुआ ना यार, रेलवे सेंट्रल को बनता है, सेंट्रल में आप कितना जॉब दिए हैं बताइए ना आकलन से। आप प्राइवेट कर दिए, निजीकरण कर दिए, ये लास्ट चुनाव उसमें भी धांधली हो रहा है। सब सेक्टर निजीकरण नहीं हुआ है, कुछ भाग जो होती है आप वो क्यों होता है। निजीकरण करेंगे? हम टैक्स दे रहे हैं भारत सरकार को पैसा के लिए, चलाने के लिए, आप अक्षम, आप प्रधानमंत्री भी निजीकरण कर दीजिए। प्रधानमंत्री भी निजीकरण कर दीजिए। देखिए, इनका कहना है कि प्रधानमंत्री को भी निजीकरण कर दीजिए कि ताकि सरकारी शब्द जो है खत्म हो जाएंगे, सरकारी तंत्र नहीं रहेंगे, ताकि हो सकता है कि जिनको जहां तक पहुंचना होगा पहुंच पाएंगे। सरकार जिम्मेवारी तय करती है, उनकी जवाबदेही होती है, लेकिन आप अपने जिम्मेवारी से भागने का काम किया है। प्राइवेटेशन जो आप कर रहे हैं, तो सब चीज़ जब प्राइवेट होगा तो गजेंद्र कुमार हिमांशु का कहना है कि फिर सरकार का क्या जरूरत है? हम क्यों वेतन उठाएंगे तो ना, हम क्यों आपका सरकारी लाभ उठाएंगे, क्यों आप सरकारी बंगले में रहेंगे, उस क्यों नहीं निजीकरण होता? हमारा लाख रुपया महीना आएगा अगर मुख्यमंत्री आवास को हम देते हैं, पौधा ये जितना भी सांसद बंगला को देते हैं दिल्ली में, उसका कहना कहीं 7 लाख से 4 लाख किराया है, कम से कम वो किराया बचेगा, डीजल का बचेगा, टेलीफोन का 15,000 का महीना वो बचेगा, टीन का पैसा वो बचेगा। आप निजीकरण कर दीजिए, टोटल चीज आप कर दीजिए निजीकरण। और उस पर सत्ता जिस तरह से अमेरिका में चलाया जा रहा है कि कोई भी गलती करता है उसको, यहाँ तो देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी बिना सीट बेल्ट के चलते हैं, वहाँ तो एक ट्रैफिक पुलिस ने प्रधानमंत्री को रोक दिया था कि आप सीट बेल्ट नहीं लगाए। यहाँ किसी का है हिम्मत तो विधायक को रोक सकता है? ये बिहार है और भारत है। नेताओं सिर्फ अपना बपोती चलाता है कि हम नेता है, यहाँ जनता को मालिक नहीं समझता है। जनता चुन कर भेजता है, उस समय तक मालिक समझता है, उसके बाद तरपाता है जनता को, परेशान करता है नेता। कहीं ना कहीं माफियाओं से लिंक अप रहता है, नेता अपने जिम्मेवारी को नहीं समझ पा रहे हैं। सही बात है, हर हाल में जनता को ही पिसना होता है। ये ऐसा चक्की चला रहे होते हैं, राजनेता कहे या देश हित में जो भी नेता है, एक चक्की चला रहे हैं जिसमें हमेशा पिसना होता है आम जनमानस को, जनता को। उसकी यही लाचारी है, भरोसा करे तो किस पे करे, और जाए तो किसके साथ जाए, और जाए तो कहाँ जाए। हर सरकार में कुछ न कुछ कमी होता है। संजय सिंह यादव, आखिरी सवाल होगा कि देश हित में आम जनमानस का भला कैसे होगा? बढ़ती महंगाई से ही राष्ट्र का निर्माण होगा, या इस पे कुछ आपका जिम्मेवारी होता है जिसको आप तय करेंगे? सेंट्रल कमेटी की बात है जी, इस पर फोकस माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। महंगाई कंट्रोल होगी और विकास दर जब बढ़ेगी तो बेरोजगार भी दूर होगी, बेरोजगारी भी दूर होगी। जी, सब पर हमारे केंद्र सरकार सब इस पर ध्यान आकर्षित किए हुए है। कब तक कीजिएगा सर? लगातार तो आप आकर्षित कर रहे हैं, केंद्र सरकार कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है सर। बहुत से विभाग, बहुत से सेक्टर में काम जारी है। क्या उम्मीद किया जाए? आने वाला समय सुनहरा कल होगा, एकदम होगा, उम्मीद किया जाए एकदम। क्या लगता है अरुण जी, समाज से भी आप हैं, आप जनता भी हैं, आप एक चीज़ बताइए जो अभी नेताजी कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी से हैं, उनका कहना है कि बदलाव कहीं ना कहीं बहुत जल्द आने वाला है। क्या लगता है, बदलाव हो पाएगा? बदलाव नहीं होगा। अब बदलाव हो रहा है तो वही हो रहा है कि महंगाई पर खाली महंगाई बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और बदलाव हो रहा कहाँ? पहले क्या बोला गया था कि 15 लाख रुपया हर एक खाता पर जाएगा। जी, वो सब क्या हो गया? काला धन ऊपर होगा, वो सब क्या हो गया? उसको तो अमित शाह बोले थे कि चुनावी जुमला था। तो चुनावी लेकर के सीट के लिए अपना तो सब कोई कुछ कर रहा है, जी। बाकी जनता के ऊपर कुछ ताक नहीं रहा आदमी कि जनता क्या करेगा, आगे का होगा। आगे का होगा, जनता के मुआया खल जा रहा है और कुछ नहीं है। पब्लिक है, सबसे बड़ी बात है कि ध्यान रखना चाहिए नेताओं को भी कि पब्लिक है, सब जानती है। आज न तो कल पब्लिक आपको उसी दरकिनार करके उस जगह पे पहुंचाने का काम कर देगी कि जहां से आप चले थे, ये उम्मीद भी आपको नहीं होगा। क्या लगता है हिमांशु जी? देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को इस चीज पे एक्शन लेना चाहिए कि जो नेताओं जुमलेबाजी करता है चुनाव में, आज एक किसान अगर मजदूर किसी के साथ फ्रॉड करता है, अगर झूठा बोलता है तो उस पर FIR दर्ज होता है, 3 साल तक का सजा होता है। जी बिल्कुल। नेताओं लाखों करोड़ों के बीच में कहीं ना कहीं झूठ बोलकर निकल जाता है, जुमलेबाजी कर देता है, इतना आसानी से बच जाता है। उन पर शूट एंड साइड कर देना चाहिए, ताकि आपने करोड़ों जनता के साथ गद्दारी किए हैं, जुमला नहीं। कहना कि आपको भरोसा से जीता है, कल को डेट में कोई और आ जाएगा, आतंकवादी आ जाएगा, कोई और आ जाएगा, देश का जो बेचने वाला कहेगा कि हम ये दे देंगे वो दे देंगे, हम लोग विश्वास जताएंगे, वो देश बेच देगा। इस तरह का होता है। इस पर एक्शन होना चाहिए, नेताओं को मर्यादा में बोलना चाहिए कि अगर एक शब्द झूठा या किसी तरह से आप डाइवर्ट करते हैं,
कहीं ना कहीं होता है कि आप 100% नहीं कर पाएंगे, लेकिन 75% तो कर पाएंगे ना। कर पाएंगे जी। आप 100% को निगलेक्ट कर दिए, ये जुमला है। कल को डेट में आप कुछ और बोलेंगे, हम कैसे विश्वास करेंगे? कैसे विश्वास? तो कहीं ना कहीं नियम होना चाहिए कि नेताओं जो भी बोले 75 से ऊपर सच्चाई होना चाहिए। अगर झूठा होता है तो उसको नॉमिनेशन रद्द और जीवन भर कभी खाना नहीं होगा, तभी जाकर देश का तरक्की और विकास होगा। अन्यथा देश अंधकार की ओर जा रहा है। हमसे कोई लिखित ले लो, मैं कह रहा हूँ कि देश अंधकार के डेट में बेईमान चोर, उसके बाद माफिया का राज चलेगा और आम जनता मारे जाएंगे अपने मेंबर। ये लोग हथियार उठाने पर मजबूर कर देंगे, हम कह रहे हैं हथियार उठाने पर मजबूर। अब ये लोग पाकिस्तान से तुलना करते हैं जिसकी कोई औकात नहीं है। हमें अमेरिका और रूस ये सब बड़े बड़े देशों से तुलना करना चाहिए, क्योंकि भारत 65% युवा वाले देश है। इसमें ताकत है, जोश है, उमंग है, जिम्मेवारी देना चाहिए। जहाँ एक बैठ कर कहता कि जुमलबाजी है, है युवा सर, सब समझता है जनता, आज ना कल हिसाब लेकर ही रहेगा। और इतना आसानी से आप नहीं बोल सकते हैं कि लाखों करोड़ युवाओं को कि ये सब जुमला था तो कल हिसाब देने के लिए तैयार हो जाइए। आज ना कल वो होगा और जनता सब समझती है। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट और जो भी सरकारी तंत्र है उनसे एक अपील करना चाहते हैं। मैं भी एक आम जनता और किसान का बेटा हूँ, ताकि कल को डेट में हमारे फ्यूचर के साथ हमारे साथ कोई नेता झूठ बोलकर वोट ना ले ले। क्योंकि जनता, आम जनता का एक वोट की कीमत होता है, जो ईमानदार और अच्छे नेता से उम्मीद रखता है और सुनता है, ताकि हम अच्छे नेता को वोट दें। तो कहीं ना कहीं गाड़ी में में आकर करोड़ों के साथ झूठ बोलता है। हम लोग कहीं एक व्यक्ति के साथ झूठ बोलते हैं, वो थाना में FIR करता है तो हम लोग पे कार्रवाई होता है और जेल जाने तक नौबत आता है, फाइन भरते हैं। तो नेताओं पर यह कार्रवाई क्यों नहीं होता है? सही बात। और संजय सिंह यादव, एक चीज आप बताएंगे कि पाकिस्तान से ही तुलना क्यों, अमेरिका से और रसिया से क्यों नहीं? पाकिस्तान और रसिया के क्या है, हमारा देश तो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने जा रहा है। कैसे हम विश्व गुरु बनेंगे? महंगाई बढ़ रहा है। आपको कहने से नहीं होगा, वर्ल्ड कह रहा है, पूरा संसार जो है कह रहा है। क्या लगता है? हम भारत में हैं, हम जिस घर में रहेंगे उस घर को हम नहीं बताएंगे, हम पड़ोसी वाले कहेंगे कि तरक्की करे तो मान लेंगे। हम उस घर के सदस्य हैं ना, हम बिहार का, भारत का संतान है। हम न जाने क्या होगा, क्या किस चीज पर करेगा वो? नेतृत्व में हमारा भारत, हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी पूरा देश को भ्रमण कर लेंगे, एक दिन में 15 से 17 करोड़ उड़ा देंगे तो विश्व गुरु हो जाएगा। क्या आप रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे? आप देखिए ना, देश का मीडिया 117 नंबर, क्या आपका नंबर 1 पर आप बता दीजिए। आप प्रधानमंत्री से क्या नंबर 1 पर नहीं देता था? सेना को चैन से भोजन नहीं करने देता था। आज जो नरेंद्र मोदी जी का देन है, प्रधानमंत्री माननीय देन है कि डरे कोई बोलता नहीं है। हुआ था दाल के लिए वीर बहादुर यादव जी को यूपी के सस्पेंड कर दिया गया कि क्यों आप आवाज उठा ले, क्या बात करते हैं आप दाल के लिए? आपको बैठाया किस लिए गया? आप एक काम करते हैं तो हम इस काम करते, आप किस लिए बैठे हैं? झाल बजाने के लिए? सत्ता में बैठे विकास करने के लिए? आप किए हैं, बार बार दोहराइए नहीं। आपको बैठाया, आपको टैक्स भर रहे हैं, टैक्स में वृद्धि किए हैं, आप GST ला दिए हैं, हर तरह से हम लोग टैक्स भर रहे हैं आपको सुविधा बढ़ाने के लिए, आपको सुधार करने के लिए। सब पे आया क्या GST में बड़ी आप तो GST जो बनाया उसको पता नहीं चला कि क्या है GST, क्या है GST? सही बात है, कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि GST क्या है। ठगने का जरिया है। हम एक सामान लेने जाते हैं, कफन से कांटी तक आप टैक्स ले लेते हैं GST के नाम पर। क्या वहाँ भरपाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, कौन जानता है? एक चीज देखिए गजेंद्र कुमार हिमांशु, एक चीज हमको लगता है, आप जब GST ले रहे हैं तो गैस में कम होना चाहिए, गैस में कम होना चाहिए, जो भी रोजमर्रा के सामान उसमें कम होना चाहिए। आप तो बड़ा से लेकर छोटा तक दांग रहे हैं, सभी लोग जिससे मिलना चाहिए उससे मिल रही है। क्या चीज में छूट दे रहे हैं सर? शिक्षा वही है, सबसे छूट नहीं मिलना चाहिए। नहीं, हर नेता आप भाजपा के एक नेता को बता दीजिए जो बिहार में पढ़ता हो, जो बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ता हो, जो बिहार के इंस्टीट्यूट में पढ़ता हो, सभी लोग का विदेश पढ़ते हैं। ये लोग खुद जाकर विदेश में पैसा भरते हैं, आम जनता पैसों पर गाजी रहते हैं लोग। काहे नेताजी ऐसा काहे हो रहा है कि आपके बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ते हैं और यहाँ के सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं? गजेंद्र कुमार हिमांशु का ये सवाल है। सब लोग के बच्चे विदेश में पढ़ना चाहते हैं और विदेश जाते हैं जी। क्यों नहीं जाते हैं? गरीब के बेटा नहीं जाते, सबका बेटा जाते हैं। हमारे देश में व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रहा है सर? हमारे देश में व्यवस्था है, तो क्यों विदेश में जाते हैं? राजस्थान में व्यवस्था है, केरल में व्यवस्था है, तमिल में व्यवस्था है, बिहार में भी हमारा शिक्षा की व्यवस्था। तमिल में आपने कहा तो तमिलनाडु में तो यहाँ के लोगों को पीटा जा रहा है। यहाँ स्टेट की बात आप कहे हैं जी माननीय पत्रकार महोदय जी, हर स्टेट का लोग हर स्टेट में है जी। तमिल के भी यहाँ लोग हैं, केरल का भी लोग है, महाराष्ट्र के भी लोग हैं, बंगाल का भी लोग हैं जी। आपके पास देश एक है, राज्य बटा हुआ है, देश एक है, किसी
किसी राज्य के जनता किसी राज्य में जा करके कमा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, बिजनेस कर सकते बहुत हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों तो भाजपा क्यों नहीं इस पर अंकुश लगा रहा है? पूरा भारत के मालिक है, प्रधानमंत्री जी हैं। आप बता रहे कि सभी राज्य सबको एक है, सभी लोग घूम सकते हैं, सभी भारत के संतान हैं, तो क्यों नहीं तमिलनाडु में बर्बरता हो रहा है? बिहार के साथ क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? सवाल कहीं एक आध पीस आदमी होते हैं, उसके कारण पूरे स्टेट को, देश को बर्बाद नहीं किया जाता है। नहीं नेताजी, 50 लोगों के साथ जो है वहाँ के लोग भागते फिर रहे हैं। यहाँ जो बिहार के लोग वहाँ से गए हैं वो भागते फिर रहे हैं बिहारी। बहुत बढ़िया बात आप कहे हैं। हमारे माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री महोदय हमारे राज्य के राजा जो हैं, ये क्या कर रहे हैं? बिहार इनको तो देखना चाहिए ना। बिहार सरकार बिहार का मालिक होते हैं। यादव जी हमारे डिप्टी सीएम जो है, उप मुख्यमंत्री जी, उनको देखना चाहिए सब चीज जी। वो क्यों नहीं बुला ले रहे हैं? ये जो 38 सांसद चुन के गए हैं भाजपा के, जो विश्वास पर जिताएगा, वो क्या कर रहे हैं संसद भवन बैठ के, जबकि देश के मालिक होते हैं? बिहार का तो बिहार का मालिक होता है। बिहार में सिर्फ बोल सकता है कि आप मेरा सब, वो तो देश का मालिक होता है ना। हर राज्य को सत्ता होती है, वो किसी एक क्षेत्र का होते हैं, एक लोकसभा का होता है। पूरा बिहार का राजा जो हमारे बैठे हुए हैं उनको बुला ले। बिहार में तो देखिए ना, बिहार के बाहर जो बर्बरता हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री जी वहाँ होते हैं, क्योंकि आप लोग जितने जो स्टेट है आप मालिक प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री आता है जो राज्य को कार्यकाल संभालता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी बनता है कि जो राज्य से बाहर अन्य राज्य में जा रहे हैं, अन्य राज्य में जा रहे हैं, उनको सुख सुविधा होनी चाहिए। वो तो जरूर देख रहे हैं। देखिए नेताजी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री महोदय देख रहे हैं। इलाज कर पिछला बार गर्दन काट लिया गया, गालियां दिया जाता है नेता के। कितने नेता सस्पेंड हुए, कितने जेल गए? हम उनके बेटा का साथ करें, 24 घंटा में हिरासत ले लिया जाएगा, जितने प्रशासन है घर पर चले जाएगा, नहीं होगा बुलडोजर चल जाएगा। बुलडोजर चल जाएगा। मोदी बाबा का बुलडोजर जो है बहुत पॉपुलर हो चुका है यूपी में और पूरे देश में पॉपुलर है कि अगर जरा सा कुछ हुआ तो बाबा का बुलडोजर जो है मानेगा नहीं, चल जाएगा। और आपने सही कहा कि अगर नेताओं के बच्चों के साथ, बेटों के साथ अगर बर्बरता होता है, अगर उनके गिरेबान में कोई उंगली लगा दे, हाथ लगाना तो दूर की बात है साहब, अगर उंगली सटा दे तो देर अंधेर पुलिस से लेकर पूरा महकमा जो है उस आदमी के घर पे पहुंच जाएगा जहां वो रहता होगा। अरुण जी, क्या लगता है मजदूर ही पिटेगा? राजनेता कुछ सबक सीख पा रहे हैं? उनके लिए कुछ करना चाहिए था इनको कि नहीं? बहुत कुछ करना चाहिए। काहे नहीं कर रहे हैं? पब्लिक का पीछे नेता लोग पड़ा हुआ है। हाँ, और नेता लोग का जो भी है हाँ, तो पब्लिक के पीछे नहीं देखता है, नहीं देख, वो अपने आप एक स्वार्थी का काम करता है। हाँ जी, जी अब स्वार्थी का काम चल रहा है। देखिए सबसे बड़ा चीज है कि आपको जनता ही, पब्लिक ही चुनकर भेजती है और आप इस बात को शायद सत्ता पे काबिज होते ही भूल जाते हैं कि किसने हमें भेजा है। लेकिन वाकई ये अच्छी बात नहीं है। चाहे सेना के जवान के साथ अगर किसी तरह का बर्बरता हो, एक शहीद के पिता के साथ जिसने गलवान घाटी में शहीद अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया है, उनके पिता के साथ वैशाली में अभद्रता किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। तीसरे में है कि तमिलनाडु में यहाँ के मजदूर जो पेट के लिए जाते हैं उनके साथ भी बर्बरता हो रहा है। तो देश हित में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। एक ही विकल्प है कि हम आवाज़ उठाना जानते हैं। कमलेश यदुवंशी सवाल पूछना जानता है उन नेताओं से, उस महकमे में बैठे अधिकारियों से कि जिनके द्वारा इसका सलूशन हो सके, मामला को सॉर्ट आउट किया जा सके, ताकि ये देश साहब किसी एक से नहीं चलता है। अगर देश हित में लोग नहीं होंगे तो देश कैसे चलेगा? अगले खबरों तक के लिए मैं सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि आप लोग हमारे खबर में ट्रेंडिंग न्यूज़ में बने रहें। और एक बात और, मैं काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए रात दिन एक करके लगा रहता हूं। कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले। यही हमारा मेहनताना होगा, यही आपके द्वारा हमें आशीर्वाद दिया जाएगा। सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय दिया। और आते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।